बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लेकिन एक वाकया इस बीच ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान को करारी मिर्ची लगी। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बुक गिफ्ट की, जो कि थी बांग्लादेश के जनक मुजीबुर रहमान के संवाद की कॉपी। ये पूरा संवाद भारतीय भाषाओं में किया गया है और उसकी एक कॉपी बनाकर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को दी। ये वही भाषण था जो ऐतिहासिक माना जाता है और बांग्लादेश के जो आजाद होने में मुक्ति मोर्चा ने काफी अहम रोल निभाया था, उसकी शुरुआत इसी भाषण के बाद हुई थी। दरअसल 7 मार्च 1971 को दिए इस भाषण में मुजीबुर रहमान ने काफी तीखे शब्दों में पाकिस्तान को चुनौती दी थी। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पूरे बांग्लादेश के अंदर दमनकारी नीतियां लागू कर रखी थी, जिससे लगातार बांग्लादेशियों पर गोलियां चलाई जा रही थी। जिसके बाद उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पर फतह करी और उसको एक नया राष्ट्र का दर्जा दिया। ये पूरी बात जिससे पाकिस्तान को लगातार मिर्ची लगती रहती है, यही वाकया उसको दोबारा याद आया जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री को ये बुक जो है वो गिफ्ट की। इसके साथ ही इसका एक तरह से रिएक्शन था वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिला, क्योंकि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और बीएसएफ जवानों पर गोलियां चलाई गई। हालांकि भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने भी लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात करके निकले हैं। देखिए साफ तौर पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो ओपी चौटाला से मुलाकात करके निकले हैं। हालांकि शिष्टाचार जो है ये मुलाकात बताई जाती है, लेकिन इसके जो है कई राजनीतिक मायने भी हैं। जिस तरीके से बिहार में सियासत पलटी और तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सरकार बनाई, और ऐसे में अब जो है लगातार नीतीश कुमार जो गैर बीजेपी नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और वहीं आज ओपी चौटाला से मुलाकात की। बिहार की सियासत में पिछले दिनों जो घमासान मचा उससे हर कोई वाकिफ है। वहीं अब बिहार में हुए घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लग गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने लेफ्ट के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। लेफ्ट पार्टी के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी से मिलने पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनके संबंध बहुत पहले से रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लेफ्ट पार्टियां अगर एक साथ मिल जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं नीतीश कुमार से मुलाकात करने पर सीताराम येचुरी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करना होगा। सीताराम येचुरी ने कहा कि देश के लिए जरूरी है कि सब सेक्युलर पार्टियां एक साथ आए। उन्होंने कहा कि संविधान के चरित्र को बचाने के लिए और गणराज्य पर हमले होने से रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि पहले सबका एकजुट होना एजेंडा है, पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा ये बाद में तय होगा। सीताराम येचुरी ने कहा कि फिलहाल सबसे बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी। वहीं नीतीश कुमार ने बीते दिनों ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई थी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी पीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है, वो सिर्फ बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली के दौरे को लेकर कहा कि उन्हें बहुत दिन हो गए थे दिल्ली आए हुए, इसलिए उन्होंने दिल्ली का दौरा किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने खास और बड़ी बात ये कही कि उनकी पीएम बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर देश में आज ईडी की बड़ी कार्रवाई। पंचकुला के सेक्टर 8 स्थित पंजाब सरकार के एक बड़े अधिकारी के आवास पर भी ईडी की रेड हुई। आपको बता दें कि ये आवास है पंजाब सरकार में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के जॉइंट कमिश्नर नरेश दुबे का। दिल्ली सरकार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए शराब नीति में घोटाले को लेकर कई बड़े आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाए हैं। जहां हाल ही में सीबीआई ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड की थी। वहीं अब बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा आज की गई, जिसमें देश के 30 से अधिक बड़े ठिकानों पर जो है बड़े व्यवसायी जो शराब के अधिकारी उनके ठिकानों पर ये रेड की गई। दिल्ली की शराब नीति पर सीबीआई का शिकंजा कम होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से ईडी ने अपनी एंट्री शराब नीति में कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आज ईडी ने गुरुग्राम, लखनऊ और दिल्ली समेत 30 जगहों पर ईडी ने अपनी छापेमारी की। हालांकि सबूत अभी तो कुछ हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन लगातार सीबीआई के बाद अब ईडी का एक्शन जारी है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह से ईडी की रेड में कुछ सामने आ पाता है या फिर नहीं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर रेड तो मारी थी, हालांकि उस रेड के बाद कुछ खासा असर देखने को मिला नहीं, कोई उसमें सबूत जो थे वो भी सामने नहीं आए। लेकिन इसके बाद आज जब ईडी ने 30 जगहों पर रेड मारी है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या मनीष सिसोदिया वाकई आरोपी है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज हो या फिर कोई भी आपके विधायक हो या फिर नेता हो, वो लगातार अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने दिनों बाद ईडी की एंट्री होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। प्रदेश भर में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज सिरसा में भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्या ने किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि साइबर क्राइम पहले से अधिक बढ़ चुका है और साइबर क्राइम करने वाले ठग और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग इसके लिए नित नए तरीके आजमाते हैं, इसलिए इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक्सपर्ट लोगों की मदद ली जा रही है, जिनको कि इन थानों में तैनात किया गया है। जींद का नया सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का बनाया गया था। पिछले 5 साल पहले ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ था। अब ये हॉस्पिटल जो पानी की सीलन है और दीवारें इसकी जो है खराब हो गई हैं, उस समस्या से जूझ रहा है। हालांकि जो जींद की सिविल सर्जन है मंजू कादयान, उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखा है और बहुत जल्दी जो है इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि 4 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी, करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। और जो मरीज इसमें दवाइयाँ लेने आते हैं तो मरीजों का भी साफ तौर पर कहना है कि ऊपर से हमारे कचरा गिर जाए, कब गिर जाए ये पता नहीं है। और डॉक्टर का भी कहना है कि कुछ कमरे ऐसे हैं जिसमें पानी रिसने लगा है, पानी की सीलन होने शुरू हो गई है। तो अब कब जाके जो है इसका विकास कार्य होगा, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है अपने जो सिविल सर्जन मंजू कादयान, उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखा है। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कब जाके जो है इसका निर्माण होता है। फतेहाबाद में आज सुबह हुड्डा सेक्टर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला टीचर गांव बड़ौला वाली के लिए निकली थी, वहीं पीछे से आ रही रोडवेज विभाग की बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला अध्यापक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना होने के बाद रोडवेज विभाग का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस बेशक से अपनी ढिलाई के लिए मशहूर हो। ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हरियाणा पुलिस काम नहीं करती, समय पर जब पुलिस को ज़रूरत होती है तो पुलिस काम नहीं आती। लेकिन आज पुलिस का जो उदाहरण देखने को मिला, पुलिस ने एक महिला की इतनी मदद करी, 24 घंटे के अंदर उसका लगभग लाखों रुपए का सामान उसे ढूंढ करके दे दिया, जिससे महिला ने पुलिस की काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि भिवानी की पुलिस ने ऐसा काम करके दिखाया है जो आज तक उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। घटना भिवानी शहर की है। भिवानी शहर की एक प्राध्यापिका जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की है, उन्होंने बाज़ार से सामान खरीदा था और आते समय उनका बैग रास्ते में गिर गया था। रास्ते में गिरने के बाद वो परेशान होगी क्योंकि लाखों रुपए व एटीएम व अन्य सामान उनका उसी बैग में था। वो सीधा डीएसपी वीरेंद्र सिंह के पास पहुंची थी। डीएसपी ने तुरंत मामले की जांच करते हुए साइबर सेल को बुलाया और तुरंत महिला का सामान उसे दिलवा दिया, जिससे महिला काफ़ी खुश है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो सभी लोगों की जल्द से जल्द मदद करते हैं। जो भी व्यक्ति आता है उसकी पूर्ण रूप से मदद करना पुलिस का काम भी है और सेवा सुरक्षा सहयोग जिस प्रकार से पुलिस का नारा भी है, उसी प्रकार से पुलिस काम भी करती है। नगर स्थित खाली प्लॉट में गली सड़ी हालत में करीब 32 वर्षीय युवक का शव मिला। शव पड़े होने की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद एएसआई जयबीर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि
मृतक युवक का शव करीब 4-5 दिन पहले का है, जिससे बदबू आ रही है। पुलिस ने मौके पर जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के नमूने लिए। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को दिखा, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने शव को सोनीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी एएसआई जयवीर ने बताया कि मृतक युवक के दाहिने हाथ में पट्टी बंधी हुई है। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसका हद जा सकता है। गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास आग लगने की वजह से 3 बसें जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह से चारों तरफ काला धुआं छा गया। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास सुबह करीब 11:30 बजे की ये घटना है। पानी की टंकी के गोडाउन में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गोदाम में प्लास्टिक की टंकी और अन्य सामान होने के कारण आग की लपटों ने रौद्र रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी गई। हालांकि पहले ही तेज हवा के कारण आग गोदाम के नजदीक निजी बसों के वर्कशॉप तक जा चुकी थी और आग ने वहीं खड़ी निजी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल अधिकारी ने बताया कि हमने आग पर काबू पा लिया और आग को फैलने नहीं दिया है। एसवाईएल के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि एसवाईएल हरियाणा का हक है और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस मामले में समाधान नहीं हुआ है। काबिले गौर है, सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मामले में सुनवाई हुई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले में पंजाब की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि इस मामले में हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इस मतभेद को खत्म करवाया जाए। बहरहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये भी कहना है कि हरियाणा एक तरफ दिल्ली को पानी दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा को पंजाब से उसका हिस्सा नहीं मिल रहा।